हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 11 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फिजन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड का फिजन यानी कोवलेंट बॉन्ड जो है वो किस तरीके से टूटता है, उसका क्लेवेज किस तरीके से होता है, इस वीडियो के अंदर हम जो है किस किस टाइप से जो है एक कोवलेंट बॉन्ड का फिजन हो सकता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सब बच्चे अपना कॉपी पेन जो है वो अच्छे से अपने पास रख लें और हम जो भी बोर्ड पर आपको लिखाते हैं उसको आप कंटिन्यू ऑर्डर में लिखना स्टार्ट कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज हम टॉपिक से, फिजन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड जैसा कि हम जानते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड वह बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। यानी दो एटम के दो एटम के जो वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड नाम देते हैं। तो एक्चुअल में कोवलेंट बॉन्ड अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा, अगर डबल बॉन्ड है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से मिलकर बनता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से मिलकर बनता है। तो आज हम यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड का फिजन किस तरीके से होता है, वो किस तरीके से किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है वो टूटता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड का जो फिजन होता है एक्चुअल में 2 टाइप से हो सकता है, या तो होमोलाइटिक फिजन होता है या तो हेट्रोलाइटिक फिजन होता है। या तो वो होमोलाइटिक फिजन के थ्रू टूटता है या तो वो हेट्रोलाइटिक फिजन के थ्रू टूटता है। होमोलाइटिक फिजन, होमो का मतलब होता है सेम और फिजन का मतलब होता है टू ब्रेक, यानी सेम टाइप से टूटना। जैसे कि यहाँ होमोलाइटिक जो फिजन होता है जनरली ऐसे कंपाउंड्स के अंदर होता है जिनमें, या ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाता है जिनमें सेम एटम होते हैं, यानी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिन एटम की होती है। जैसे कि हम बात करते हैं H2, O2, N2, यहाँ इन सबके बीच में HCl, यहाँ इन सबके बीच में क्या होता है बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये जैसे यहाँ हम बात करते हैं H और H, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम होती है। इसलिए जब इस तरीके का बॉन्ड ब्रेक होता है, जब इस तरीके के बॉन्ड पर कोई हीट और लाइट जो है वो पड़ती है तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है तो एक्चुअल में ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। तो दोनों एटम जो है बॉन्ड के एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन ले गया और दूसरे बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन ले गया। तो हीट और लाइट की प्रेजेंस में या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ये जब बॉन्ड ब्रेक करता है तो बोथ ऑफ एटम बॉन्ड जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको लेकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, सेम टाइप से बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई ड्यू टू बोथ ऑफ एटम जो है सेम टाइप से इलेक्ट्रॉन को लेकर जो है वो सेपरेट हो गए। तो इस तरीके से जो यहाँ पर एक स्पीशीज बनती है जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल स्पीशीज, फ्री रेडिकल
स्पीशीज। और फ्री रेडिकल स्पीशीज, ये फ्री रेडिकल स्पीशीज जो होती है ये हाईली अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल। और जो हाईली अनस्टेबल होती है, जो स्पीशीज हाईली अनस्टेबल होती है वो मोर रिएक्टिव, तो इनकी रिएक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल स्पीशीज होती है। तो जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं एक्चुअल में यहाँ पर जो बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है वो हम फिश लाइक हुक से जो है वो शो करते हैं। आपको दिख रहा है इस तरीके से फिश लाइक हुक, यानी एरो के एक ही तरफ जो है हमने हुक जो है वो लगाया है। तो फिश लाइक हुक के थ्रू हम जो है इस तरीके की बॉन्डिंग को ब्रेक करते हैं और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल स्पीशीज होती है जो मोर रिएक्टिव होती है। यहाँ इस तरीके का होमोलाइटिक फिजन जो होता है इसके अंदर बोथ एटम जो है वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है लेकर सेपरेट होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन इस तरीके की फिजन को हम होमोलाइटिक फिजन या होमोलाइटिक क्लेवेज नाम देते हैं। इसी तरीके से अगर हम हेट्रोलाइटिक फिजन की बात करें तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और फिजन का मतलब टू ब्रेक, यानी यहाँ पर जो बॉन्ड टूटता है वो डिफरेंट वे से टूटता है। और होमोलाइटिक फिजन जनरली उन मॉलिक्यूल्स के अंदर पाया जाता है जहाँ जिनमें ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें डिफरेंट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हम यहाँ नाम दें HCl, जैसे हम नाम दे सकते हैं HCl। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जनरली हेट्रोलाइटिक फिजन पाया जाता है। तो यहाँ और जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर होमोलाइटिक फिजन जनरली वो देखा जाता है। तो यहाँ पर जैसे HCl, यहाँ पर जैसे कि ZnCl2, जैसे कि AlCl3, EtC, जैसे कि NaCl, तो यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो डिफरेंट मेथड के थ्रू होता है। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं, सपोज करो अगर हम HCl के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं तो बॉन्ड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन लेकर चला जाता है। तो हाइड्रोजन पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, इसलिए हाइड्रोजन H+ आयन प्लस कैटायन बनाता है, जबकि Cl के ऊपर बोथ इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। तो इन हेट्रोलाइटिक फिजन के अंदर क्या होता है, चार्ज स्पीशीज बनती है, चार्ज स्पीशीज बनती है। वन इज कैटायन एंड सेकेंड इज एनायन। अगर हम यही कंडीशन किसी कार्बनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो जैसे यहाँ हम बात कर लेते हैं CH3Cl। CH3Cl के केस में यहाँ हम क्या करते हैं कि जब इस बॉन्ड को थ्रू हेट्रोलाइटिक फिजन के थ्रू ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने की वजह से यहाँ पर हम एक कंप्लीट एरो के साइन के द्वारा जो है इसको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हेट्रोलाइटिक क्लेवेज होता है क्योंकि कार्बन और क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो क्लोरीन होता है और ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बॉन्ड की ये शेयर पेयर्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जो है वो अलग हो जाता है। ड्यू टू दिस रीजन ये एनायन बनाता है और ये कैटायन बनाता है। तो हम कह सकते हैं CH3 इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और Cl पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ जो स्पीशीज
बनती है कार्बन के केस में, अगर हम तो यहाँ जो स्पीशीज बनती है इसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, तो इसको कार्बोकेटायन के अलावा हम कार्बेनियम आयन भी बोलते हैं। तो एक्चुअल में होमोलाइटिक फिजन जब भी होता है तो सेम एटम के बीच में होता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियर बाई सेम होती है, सेम या नियर बाई सेम होती है। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पर जब भी हीट और लाइट की प्रेजेंस के अंदर या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में बॉन्ड जब जो है वो फिजन करता है, उसका क्लेवेज होता है, तो बोथ ऑफ एटम जो होते हैं वो शेयर्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन जो है वो लेकर सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और यहाँ पर जो स्पीशीज बनती है वो फ्री रेडिकल स्पीशीज जनरेट होती है। जबकि हेट्रोलाइटिक फिजन के अंदर ऐसा नहीं होता। हेट्रोलाइटिक फिजन जनरली उन कंपाउंड्स में पाया जाता है, उन मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है जिन मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, एंड जिसकी वजह से एक पॉजिटिव स्पीशीज और नेगेटिव स्पीशीज जो है वो जनरेट होती है। पॉजिटिव स्पीशीज को एनायन, पॉजिटिव स्पीशीज को हम कैटायन और नेगेटिव स्पीशीज को हम जनरली एनायन कंसिडर करते हैं। यही केस ये डिपेंड करता है कि यहां पर स्पीशीज क्या बनने वाली है, यह भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम यहाँ कह सकते हैं CH3Z, कोई भी यहाँ पर कार्बन से Z एलिमेंट जो है वो जुड़ा हुआ है, इस Z एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z एलिमेंट हमें डिसाइड करती है कि स्पीशीज क्या बनने वाली है। जैसे कि अगर सपोज करो Z इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये बॉन्ड की शिफ्टिंग इस तरीके से होगी, और यहाँ पर जो स्पीशीज बनने वाली है दिस इज CH3+ एंड Z-, यानी ये हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्पीशीज बनती है, ये स्पीशीज बनती है क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, तो स्पीशीज को हम कार्बोकेटायन नाम देते हैं। लेकिन सपोज करो इस Z की, ये जो Z है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से कम है, तो जो बॉन्ड शेयर्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कार्बन की तरफ शिफ्ट होते हैं, और कार्बन की तरफ शिफ्ट होने की वजह से अब की बार जो स्पीशीज बनती है वो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है, जबकि Z जो है वो पॉजिटिव स्पीशीज बनाता है। तो यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इस स्पीशीज को हम कार्बोएनायन नाम देते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर हम हेट्रोलाइटिक फिजन की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड की ही बात करते हैं, और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड जो हैं डिपेंड करता है इस कार्बन से जुड़े हुए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। तो कार्बन से आइदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो जुड़ा होता है तो कार्बोकेटायन बनने के चांसेस होते हैं, और अगर कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो जुड़ा होता है तो कार्बोएनायन बनने के चांसेस होते हैं। तो इसका मतलब हेट्रोलाइटिक फिजन में जो स्पीशीज बनती हैं, जैसे कि होमोलाइटिक फिजन के थ्रू जो है फ्री रेडिकल स्पीशीज जनरेट होती थी, उसी तरीके से हेट्रोलाइटिक फिजन के अंदर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरीके की स्पीशीज जनरेट होती है, एक बनती है कार्बोकेटायन और दूसरी बनती है कार्बोएनायन। कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन की अगर हम बात करें तो कार्बोकेटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज
स्पीशीज है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमेशा जो है किसी न्यूक्लियोफाइल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई कार्बो एनायन स्पीशीज बनती है तो कार्बो एनायन स्पीशीज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, क्योंकि इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लोन पेयर या एक्स्ट्रा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ड्यू टू दिस रीजन यह भी एक मोर रिएक्टिव स्पीशीज है, और मोर रिएक्टिव स्पीशीज होने की वजह से जो भी इलेक्ट्रोफाइल के कांटेक्ट में आती है, जिस भी इलेक्ट्रोफाइल के कांटेक्ट में आती है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बो एनायन और कार्बोकेटायन भी फ्री रेडिकल के जैसे ही जो है मोर रिएक्टिव स्पीशीज होती है, और जो मोर रिएक्टिव होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आइदर फ्री रेडिकल हो, आइदर कार्बोकेटायन हो, आइदर कार्बो एनायन हो, ये सारी की सारी अनस्टेबल और मोर रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो यहाँ हम देख सकते हैं कार्बोकेटायन के अंदर कार्बोकेटायन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से ये इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, जबकि हम यहाँ कार्बो एनायन की बात करें तो यहाँ पर इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ एक्सटेंड ऑफ ऑक्टेट पाया जाता है। इसके अलावा फ्री रेडिकल की अगर हम बात करें तो फ्री रेडिकल के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ये सारी की सारी जो स्पीशीज होती है, चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे कार्बो एनायन हो, चाहे कार्बोकेटायन हो, सारी की सारी जो स्पीशीज होती है वो अनस्टेबल स्पीशीज होती है, और ड्यू टू अनस्टेबल स्पीशीज दे आर मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पर हम थोड़ा सा इनकी रिएक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हमने बताया कि होमोलाइटिक फिजन होता है, होमोलाइटिक फिजन, तो होमोलाइटिक फिजन होने से जैसे कि हम यहाँ कह सकते हैं सेम एलिमेंट के बीच में होमोलाइटिक फिजन जो है वो देखने को मिलता है। तो होमोलाइटिक फिजन के थ्रू यहाँ हम RH ले लेते हैं। सपोज करो हम यहाँ होमोलाइटिक फिजन के अंदर RH ले लेते हैं। अगर यहाँ होमोलाइटिक फिजन हो रहा है तो इसको फिश लाइक बुक स्ट्रक्चर के थ्रू जो है हम इसको मेंशन करते हैं, और यहाँ पर एक एल्काइल फ्री रेडिकल और एक हेलोजन फ्री रेडिकल जो है वो जनरेट करता है। तो जब एल्काइल फ्री रेडिकल जब जनरेट होते हैं तो ये मोर रिएक्टिव होते हैं, और यहाँ पर हम कह सकते हैं फ्री रेडिकल जो जनरेट होते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो यहाँ हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, सपोज करो ये हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये हमारे पास इथाइल फ्री रेडिकल है, ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल है, आइसोप्रोपाइल, ये हमारे पास CH3 CH CH3, और ये हमारे पास आइसो टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल मौजूद है। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल। आपसे कहा जाता है विच फ्री रेडिकल इज मोर रिएक्टिव और विच फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। तो हम यहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर देखें तो CH3 जो फ्री रेडिकल होता है इट इज लेस रिएक्टिव देन इथाइल फ्री रेडिकल। इथाइल फ्री रेडिकल जो है लेस स्टेबल होता है आइसो
प्रोपाइल फ्री रेडिकल, और आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल जो होता है वो लेस स्टेबल होता है आइसोब्यूटाइल फ्री रेडिकल। तो दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल, दिस इज इथाइल फ्री रेडिकल, दिस इज आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, एंड दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री radical. This is free radical, this is free radical, and this is free radical. तो यहां पर अगर हम देखें तो इसके रीजन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कार्बन के केस में एक्चुअल में टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल जो है इनके अंदर मोर स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल। तो ये लेस स्टेबल क्यों है और ये मोर स्टेबल क्यों है, इसके हम रीजन को समझते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ इस कार्बन के पास जो है ये टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल है। तो यहाँ इस कार्बन के पास एक्चुअल में 3 जो है वो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और आपको पता है एल्काइल ग्रुप का जो है प्लस आई इफेक्ट होता है। तो एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पर इस कार्बन इस कार्बन पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये मोर स्टेबल होता है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो जनरली 0 माना जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो स्टेबलाइज नहीं हो पा रही है, जबकि यहाँ इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है, और स्टेबलाइज होने की वजह से ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने लगता है। तो जैसे जैसे कंपाउंड जैसे की न्यूट्रलिटी आती जाती है वैसे के वैसे उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती जाती है। तो यहाँ ड्यू टू +3 इंडक्टिव इफेक्ट, यानी प्लस यहाँ एक इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट इसका भी है, प्लस आई इफेक्ट इसका भी है, प्लस आई इफेक्ट इसका भी है। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू 3+ आई इफेक्ट टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल इज मोर रिएक्टिव देन आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। आइसोप्रोपाइल के पास 2 इंडक्टिव इफेक्ट हैं, यानी 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इससे कम होती है, यहाँ इससे कम है, यहाँ इससे कम है। तो लास्ट में हम देख सकते हैं कि मिथाइल फ्री रेडिकल जो होता है वो काफ़ी जो है अनस्टेबल होता है, और ड्यू टू अनस्टेबल इसलिए काफ़ी अनस्टेबल होता है, और काफ़ी अनस्टेबल होने की वजह से ये जो है मोर रिएक्टिव होता है। तो हम जानते हैं कि रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। तो अगर आपसे कहा जाता है कि रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, तो मोर स्टेबल, तो टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, तो ये ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ये इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। जबकि मिथाइल फ्री रेडिकल जो है इसकी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये लेस स्टेबल है, और लेस स्टेबल होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम तो रिएक्टिविटी ज़्यादा। तो लेस स्टेबल होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है,
जबकि ये मोर स्टेबल होने की वजह से यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी बच्चों कम होती है। तो यहाँ इसकी रिएक्टिविटी कम है और इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से हम जब बात करते हैं हेटेरोलाइटिक फिजन की, जब हम बात करते हैं इसी तरीके से जब हम हेटेरोलाइटिक फिजन की बात करते हैं तो हेटेरोलाइटिक फिजन में हम जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को लेकर सेपरेट कर हो जाता है। ड्यू टू दिस रीजन या तो कार्बो एनायन स्पीशीज बनती है या तो कार्बो कैटायन स्पीशीज बनती है। तो हम यहाँ भी देख सकते हैं, अगर हमारे पास सपोज करो मिथाइल स्पीशीज बनती है तो यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि हम इसकी स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं। मिथाइल स्पीशीज बनती है तो दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, एक प्लेन में तीनों के तीनों हैं। तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री इनकी बनती है ये होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनती है। इसी तरीके से यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन अगर हम इनका देखें तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इनमें पाया जाता है। जबकि अगर हम किसी कार्ब एनायन की बात करते हैं, किसी कार्बो एनायन की बात करते हैं तो यहाँ एक्चुअल में कार्बन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर अवेलेबल होता है, इसलिए यहाँ पर जो ज्योमेट्री इनकी बनती है ये बनती है ट्राइगोनल पिरामिड। और यहाँ पर इस एक लोन पेयर के अवेलेबल होने की वजह से यहाँ पर ऐसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 पाया जाता है। तो कार्बो एनायन के अंदर जो ज्योमेट्री बनती है वो ट्राइगोनल पिरामिडल बनती है, जबकि कार्बो कैटायन के अंदर जो ज्योमेट्री बनती है वो ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर बनती है, क्योंकि सारे के सारे जो हाइड्रोजन है वो एक ही प्लेन में है या एक ही प्लेन में है। और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने की वजह से यहाँ sp2 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, जबकि कार्बो एनायन के अंदर एक एक्स्ट्रा लोन पेयर पाए जाने की वजह से इनका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होता है। तो इसके अलावा हम देख सकते हैं अगर हम इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करें तो क्या होगा इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। जैसे हमारे पास मिथाइल है, जैसे कि हमारे पास एक इथाइल कार्बोकेटायन है, इसके अलावा हमारे पास एक आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन है और इसके अलावा हमारे पास एक आइसोब्यूटाइल या टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन मौजूद है। दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। तो यहाँ अगर इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम देखते हैं तो क्या ऑर्डर होने वाला है इसको हम, तो यहाँ दिस इज लेस, दिस इज लेस, दिस इज लेस। तो यहाँ हम देख पाते हैं कि दिस इज कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 3 टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन जो है मोर स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। जबकि यहां पर अगर हम देखें तो मिथाइल कार्बोकेटायन इनमें जो है मिथाइल कार्बोकेटायन इनमें जो है वो लेस स्टेबल, यानी वही हम देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सर इसका रीजन क्या है? तो रीजन हम समझ सकते हैं क्योंकि यहां पर क्या है बच्चों, 3
मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और एल्काइल ग्रुप का वही इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, तो माइनस और प्लस जो है मोर स्टेबलाइज हो जाता है और स्टेबलाइज होने की वजह से इसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। या हम यूँ समझ सकते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन, हम जानते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन लेस स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटायन होने की वजह से ये मोर स्टेबल है, यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटायन होने की वजह से ये इससे लेस स्टेबल है, और इन दोनों के अंदर जो है 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। ड्यू टू दिस रीजन ये बोथ आर अनस्टेबल, यानी इनकी स्टेबिलिटी कम है। वो भी मिथाइल की स्टेबिलिटी जो है वो इथाइल कार्बोकेटायन से कम होती है, ड्यू टू यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप मौजूद होने की वजह से। क्योंकि एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से ये एक तरीके के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से माइनस आई इफेक्ट इसका मिथाइल का यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेबलाइज हो जाते हैं, और स्टेबलाइज होने की वजह से यहाँ इनकी न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं और स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। इसी तरीके से अगर हम इसके अपोजिट अगर कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ हमारे पास दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन CH3 CH2 CH3 CH3 CH CH3 and this is CH3 C CH3 and CH3। तो यहाँ अगर हम कार्बो आयनाइन की स्टेबिलिटी की बात करें तो कार्बो आयनाइन की स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, यहाँ इसकी ये अपोजिट होने वाली है। क्यों? क्योंकि मिथाइल कार्बो आयनाइन जो है अब की बार यहाँ मोर स्टेबल हो जाता है, जबकि ये अब की बार यहाँ पर लेस स्टेबल होता है। ड्यू टू हम रीजन समझ सकते हैं, एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पर इस कार्बन पर और मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, और ज़्यादा किसी एटम पर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतना अनस्टेबल होता है। तो यहाँ इस तरीके से हम जो है कार्बो एनायन और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की जांच कर सकते हैं। आई थिंक आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक